हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सितेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं सितेश कुमार कुशवाहा आज आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंट का जो है क्वेश्चन और आंसर जो है बताने वाला हूं, यानी क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा। और इसको आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो इसको ज़रूर आप पढ़ करके जाइए। हमें उम्मीद है कि बहुत सारे हेल्प आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है प्रांतीय दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत भूस्वामी को देय किराया प्राधिकार होता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है व्यक्तिगत गारंटी लेने पर लेनदारों को वर्गीकृत किया जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है सी, असुरक्षित। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि आगरा के एक व्यक्ति का दिवाला घोषित होगा। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी, प्रांतीय दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है सरकार को देय कर की बकाया राशि होती है। सरकार को देय कर की बकाया राशि होती है। तो आपका जो सही ऑप्शन है डी, पूर्वाधिकार दावा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लेखांकन के जन्मदाता के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, केवल पुस्तक के लेखांकन के जन्मदाता के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका ल्यूकास पैसियोली होता। लेकिन भारत में क्या है ना, तो भारतीय लेखांकन के जो जन्मदाता हैं वह हैं श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर। सुब्रमणि अय्यर, आपका बी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है उपार्जन लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत नगद एवं उधार लेन देनों का भी लेखन किया जाता है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सा लेखांकन का लाभ नहीं है। तो आपका जो सही ऑप्शन है सी, केवल मौद्रिक घटनाओं का लेखा, ये लेखांकन का लाभ नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सही लेखांकन समीकरण है तो संपत्ति माइनस पूंजी इक्वल टू होता है दायित्व। ठीक है, तो संपत्ति में से जब पूंजी को हम घटा देंगे तो दायित्व हमारा आ जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा कि निर्माण कार्य में आगम की पहचान का आधार है। निर्माण कार्य में आगम की पहचान का आधार है। तो आपका जो सही ऑप्शन है डी, पूर्ण किया गया कार्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लेखांकन विवरणों में आकस्मिक दायित्वों को टिप्पणी के रूप में दिखाने का अभ्यास इनके अनुसरण में होता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए, प्रकटीकरण की परंपरा। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है लेखांकन को निर्णय में आवश्यक बनाने वाला प्राथमिक गुण है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी यहां पर जो आपका सही होना चाहिए वो रिलेवेंस एंड रियलेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो वो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, केवल एक जो आप देख सकते हैं रिलेवेंस दिया है, रियलेबिलिटी जो है आपका बी में दिया है, लेकिन ये दोनों एक साथ दिया होता तो वही सही होता। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है लेखांकन नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। लेखांकन नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए तो उपयुक्त सभी, डी वाला ऑप्शन सही है, जब सरकार इसके लिए निर्देश दे, और बी, किसी लेखा मानक की अनुपालन करने के लिए, और सी, वित्तीय विवरणों में बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है IASC का अर्थ है तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है लेखांकन मानक 9 आगम की मान्यता निम्नलिखित में से किस मद से संबंधित नहीं है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, अस्थायी संपत्तियों की बिक्री पर आगम की मान्यता, डी वाला ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है विपरीत लेखा है। विपरीत लेखा है
तो बी वाला ऑप्शन सही है, यानी इसे हम कंट्रा एंट्री कहते हैं, बैंक में चेक जमा करना जो उसी दिन प्राप्त हुआ था। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है, कंट्रा एंट्री। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है रोजनामचा सामान्यतः विभक्त होता है तो 5 भागों में। आपका सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक से अधिक नाम और जमा करने की प्रविष्टि को कहते हैं तो मिश्रित लेखे कहते हैं। ए वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 3 खाने वाली रोकड़ बही में छूट खाने में लेखा किया जाता है। ठीक है, तो नगद छूट का आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वह पुस्तक जिसमें सभी खाते अस्थायी रूप से रहते हैं को कहते हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी, खाता बही में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा तलपट का मिल जाना व्यक्त करता है खाते की अंकगणितीय संबंधी शुद्धता, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा निम्नलिखित सूचनाओं से बेचे गए माल की लागत ज्ञात कीजिए। तो आपका देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ प्रारंभिक स्कंद 3700, क्रय 22,000, अंतिम स्कंद 2500, क्रय वापसी 1200 और विक्रय वापसी 1000। तो विक्रय वापसी से यहाँ हमें कुछ लेना देना नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करना है। तो आप ओपनिंग स्टॉक को जोड़ लीजिए और परचेज को जोड़ लीजिए। ठीक है, और आप अगर देखिए परचेज लिख रहे हैं तो आप चाहें तो 1200 जो है क्रय वापसी जो है परचेज रिटर्न वो घटा सकते हैं 22,000 में से ही। ठीक है, तो यानी आप 3700 और प्लस आप लिख सकते हैं 20,800। ठीक है, और माइनस कर दीजिएगा अंतिम स्कंद यानी 2,500, जो आएगा वही होगा आपका क्या आंसर। तो यानी यहां पर जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है 22,000। तो आप सी वाले को ट्रिक करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय के लिए लिए गए माल को, व्यवसायिक स्वामी द्वारा व्यवसाय से लिए गए माल को, तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए, क्रय में से घटाया जाएगा। तो क्रय में से घटाएंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, आयुष ब्रदर्स ने 1 लाख का उत्पादन किया, 75,000 के आदेश प्राप्त हुए, लेखांकन अवधि की समाप्ति तक 50,000 का माल आदेशानुसार भेजा गया और इस संबंध में 40,000 नगद प्राप्त हुआ। तो देखिए प्राप्त कितना हुआ उससे बहस नहीं है, हमने बेचा कितने का या भेजा कितने का माल, तो हमने भेजा 50,000 का माल। ठीक है, 50,000 का, और आदेश से भी कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ फर्म की जो आय कही जाएगी ना फ्रेंड्स वो कही जाएगी 50,000। ठीक है, और 50,000 बाकी जो है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो 50,000 यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा प्रारंभिक पूंजी, अंतिम पूंजी, अतिरिक्त पूंजी एवं आहरण क्रमशः दिया हुआ है 8 लाख, 10 लाख, 80,000, 30,000। तो कह रहा कि लाभ की राशि होगी। तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं ना, कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आप डेबिट साइड में क्या क्या लिखेंगे और क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखेंगे मैं बता देता हूं। देखिए क्रेडिट साइड में ओपनिंग, चूंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी करके लिखेंगे आप कितना 8 लाख जो प्रारंभिक पूंजी है। ठीक है, और एडिशन जो कह रहा है कि अंतिम पूंजी जो है क्लोजिंग कैपिटल जो है वो डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी करके लिखेंगे अंत में। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया। अब जिसके वजह से कैपिटल बढ़ेगा वो क्रेडिट साइड में, जिसके वजह से घटेगा डेबिट साइड में। ये प्रक्रिया अपनाते रहिए, चाहे डेटा कुछ भी दिया हो इसमें। जिसके वजह से बढ़ेगा पूंजी क्रेडिट साइड में क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, और जिसके वजह से घटेगा डेबिट में। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखेंगे देख लेते हैं। तो अतिरिक्त पूंजी क्रेडिट साइड में, इसके वजह से पूंजी जो कि बढ़ रही है तो इसलिए क्रेडिट साइड में, तो आप लिख लेंगे क्रेडिट साइड में 80,000। ठीक है, और फिर आहरण, आहरण की वजह से पूंजी घट जाती है तो ये लिखेंगे 30,000 डेबिट साइड में।
ठीक है, ड्रॉइंग करके, ठीक है। और फिर जब बैलेंसिंग फिगर लाएंगे तो जो अंतर आएगा वो आएगा आपका क्रेडिट साइड में। जब क्रेडिट साइड में अंतर आया तो इसका मतलब देखिए लाभ जब होता है ना तो लाभ के वजह से भी पूंजी बढ़ जाती है। तो जो बढ़ रहा है 1,50,000 का जो अंतर आ रहा है वो होगा आपका क्या, लाभ। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्व पहचान के लिए कौन सा लेखांकन मानक लागू होता है? तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है डी, AS9। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, रहतिये के मूल्यांकन के लिए कौन सा लेखांकन मानक लागू होता है? तो AS2। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, तरलता के क्रम में आर्थिक चिट्ठा तैयार करते समय दायित्वों के अभिलेखन का क्या क्रम है? तो फ्रेंड्स ये जो है थोड़ा सा मेरे को डाउट है, ठीक है, कि ये लिक्विडिटी के आधार पे कह रहा है ना कि कैसे हम जो प्रेफरेंशियल दे सकते हैं लायबिलिटी साइड में। तो देखिए वैसे तो हम लोग नॉर्मली बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं भाई, पहले कैपिटल होता है, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है और फिर करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है, यानी डी वाले के जैसा नॉर्मली। तो ये लिक्विडिटी के आधार पे कह रहा है, तो लिक्विडिटी के आधार पे क्या हो सकता है भाई? तो लिक्विडिटी के आधार पे हो सकता है करंट लायबिलिटीज, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और फिर कैपिटल। तो शायद हो सकता है कि सी सही हो या डी सही हो, तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मेरे को डाउट है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्रय विक्रय पर भाड़ा को में दर्शाते हैं तथा कर पर भाड़ा को में दर्शाते हैं। तो भाई विक्रय पर भाड़ा को हम लाभ हानि खाते में दर्शाते हैं और क्रय पर भाड़ा को व्यापारी खाता में दर्शाते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, उपार्जित आय होती है, उपार्जित आय होती है तो संबंधित आय में जोड़ना तथा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाना। तो उपार्जित आय को कभी भी हम पीएल के संबंधित पक्ष में यानी क्रेडिट साइड में हम क्या कर लेते हैं, जो आय होती है उसमें जोड़ लेते हैं। जैसे हमारा ब्याज से आय है तो ब्याज से आय में जोड़ लेंगे, ठीक है, और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे कि ये ऐसी आय होती है जो हमने कमाया तो नहीं है लेकिन क्या हुआ है, सॉरी कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, कमा लिया लेकिन मिला नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये संपत्ति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, पट्टेदार की पुस्तकों में लघुकार्य राशि को डेबिट किया जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है बी, लाभ हानि खाता में। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है उपपट्टे की दशा में पट्टादाता द्वारा उपार्जित अधिकार शुल्क को क्रेडिट किया जाता है। तो बी आपका ऑप्शन सही, अधिकार शुल्क प्राप्य खाते में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, लघुकार्य है तो वास्तविक अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का अधिक, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स, ठीक है, डी वाला, यानी जहां पर अधिकार शुल्क की राशि से न्यूनतम किराए की राशि अधिक होती है वहीं पर होता है लघु कार्य यानी शॉर्ट वर्किंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, अधिकार शुल्क खाता है तो भाई नाम मात्र खाता है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 34, अधिकार शुल्क की राशि क्या होगी यदि अधिकार शुल्क की दर 2 रुपया प्रति बिकी हुई पुस्तक है और छपी हुई पुस्तक 11,000 है, नमूने में दी गई पुस्तक 400, नष्ट हुई पुस्तक 300, पुस्तक का प्रारंभिक रहती है 600 एवं अंतिम रहती है 1,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कर लेना है, छपी हुई पुस्तक 11,000 में प्रारंभिक रहतियां जो 600 है ये जोड़ लेना, 11,600 हो जाएगा, और आपका नमूने में दी गई पुस्तक 400, नष्ट हुई पुस्तक 300 और अंतिम रहती है 1,000 जोड़ लेंगे 1,700 हो जाएगा। तो 11,600 में से 1,700 जब आप घटा लेंगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 9,900 पुस्तक, ठीक है, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि एक पुस्तक का 2 रुपया है रॉयल्टी एक पुस्तक पर, तो 9,900 पर आपका हो जाएगा 19,800। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भविष्य में वसूल किए जाने वाले लघुकार्य को दर्शाते हैं। तो कहां पर दर्शाते हैं भाई, एसेट साइड में यानी आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। अगला क्वेश्चन है सी वाला ऑप्शन सही था,
क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है यदि प्रथम 3 वर्ष का अधिकार शुल्क क्रमशः 12,000, 7,000, 11,000 था तो न्यूनतम किराया 10,000 प्रति वर्ष था। तो लघुकार्य राशि केवल प्रथम 3 वर्षों में ही वसूल की जा सकती है। तो अशोधित लघुकार्य राशि के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित की जाएगी? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, पहले साल सरप्लस हो रहा है कितने का, क्योंकि 12,000 में 10,000 आप घटाएंगे तो 2,000 का सरप्लस हो रहा है। ठीक, जब 7,000 में दूसरे साल 10,000 घटाएंगे तो 3,000 का शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, और तीसरे साल आपका 1,000 का सरप्लस हो रहा है। तो आपका जो 3,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना, तो 3 वर्षों तक ही कर ही सकते हैं अपलिखित। तो 11,000 में से हम 1,000 सेटअप कर 11,000 में से 10,000 घटा रहे हैं तो 1,000 जो सरप्लस आ रहा है वो सरप्लस 1,000 हम सेटअप कर लेंगे, यानी 2,000 आपका शॉर्ट वर्किंग बच जाएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा ना वो होगा सी। ठीक है, सी वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कौन न्यूनतम किराए के समान नहीं है? तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए, लीज रेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि अधिकार शुल्क की गणना का आधार है तो उत्पादन या विक्रय, यानी डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, किराया क्रय पट्टी में किराया क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है? किराया क्रय पट्टी में किराया क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है? तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है केवल पोजीशन ट्रांसफर होता है, ऑनरशिप नहीं। ऑनरशिप फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड करने के बाद ही होता है। क्वेश्चन नंबर 40 यह कह रहा कि किराया क्रय अधिनियम किस वर्ष से लागू है? तो 1972 से लागू है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, वस्तु विक्रय अधिनियम लागू नहीं होता है। तो वस्तु विक्रय अधिनियम लागू नहीं होता है तो आपका किराया क्रय पट्टी में लागू नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए अलग से ही एक्ट बना हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 से कह रहा कि किराया क्रय पट्टी की दशा में संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन है वह है ए, रोकड़ मूल्य से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, शुद्ध किराया क्रय मूल्य में शामिल नहीं होगा। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है डी, उपयुक्त सभी। शुद्ध किराया मूल्य में सुपुर्दगी व्यय भी, पंजीकरण व्यय और बीमे की लागत ये सब शामिल नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है एक मशीन का नगद मूल्य 18,000 है तथा 4 वार्षिक बराबर किस्तों में साथ किराया क्रय मूल्य 20,000 रुपए है, प्रत्येक किस्त में ब्याज शामिल है। तो फ्रेंड्स आपको बता दिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, 20,000 किराया क्रय मूल्य है और 18,000 नगद प्राइज, आप घटा लीजिए। ब्याज की राशि कितनी आई भाई? जो डिफरेंस आया वो कहीं ना कहीं ब्याज की राशि है, वो 2,000 आया। ठीक है, आप उसको अनुपातिक रूप में बांट दीजिए, क्योंकि किस्त बराबर है तो आराम से अनुपातिक रूप में बांट सकते हैं। 4 किस्त है तो 4:4:3:2:1 के रेशियो में बांट दीजिए ब्याज को, तो आएगा आपका ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, किराया क्रय मूल्य 70,000 रुपए, सुपुर्दगी पर भुगतान 10,000, ब्याज की दर 5% वार्षिक, किस्तों की संख्या 3 और 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य है। तो फ्रेंड्स इसको ओरली समझा पाना पॉसिबल नहीं है, आप खुद करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, यदि रोकड़ मूल्य 2,000 रुपए, किस्तों की संख्या 2, ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष, प्रत्येक रोकड़ मूल्य प्रभाग की कीमत 1,000 है तो किराया क्रय मूल्य होगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो बता ही सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि रोकड़ मूल्य 2,000 और किस्तों की संख्या 2 है और ब्याज की दर जो है वो 5% प्रति वर्ष है, तो प्रत्येक रोकड़ मूल्य प्रभाग की कीमत 1,000 है तो किराया क्रय मूल्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप रोकड़ मूल्य पर, क्योंकि इसमें डाउन पेमेंट तो है नहीं, तो रोकड़ मूल्य पर 5% निकालिए ब्याज पहले साल का, क्योंकि पहले साल पूरा का पूरा बाकी है तो उस पर ब्याज लगेगा पूरे 2,000 पर, तो आपका हो जाएगा लगभग 100 रुपए तो हो ही जाएगा। 200 का 5% 100 रुपए, तो 100 रुपए आपका ब्याज हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, आगे आइए और फिर 1,000 किस्त आपने पेड कर दिया, जिसमें आपका ब्याज कितना था 100 रुपया, यानी 1,100 रुपया आपने पेड कर दिया। ठीक है, अब अगला जो किस्त होगा
वो फिर 1000 का होगा जिसमें ब्याज शामिल करना होगा। तो 1000 जो बच गया, 1000 पर 5% तो 50 रुपया होगा आपका, ठीक है। और 50 रुपये और 1000 जो आपका कैश है, तो आपको दोनों मिला करके हो जाएगा 1050 रुपये। तो सब मिला के यानी अब जोड़ेंगे, ठीक है, किराया क्रय मूल्य, तो यानी किराया क्रय मूल्य में ब्याज शामिल होता ही है, तो ब्याज ही आपका हो जा रहा है 100 रुपये और 50 रुपये 150 रुपये, और 2000 आपका कैश प्राइस है, तो आपका हो गया 2150 रुपये, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 कर प्रारंभिक भुगतान 2000, प्रथम किस्त 2600, द्वितीय किस्त 2400, तृतीय किस्त 2200, ब्याज की दर 10% वार्षिक है। तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप अंतिम किस्त से कंप्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए, अंतिम किस्त से, ठीक है। तो अंतिम किस्त आपका जो है तृतीय किस्त 2200, ठीक है। तो 2200 में कहीं ना कहीं ब्याज शामिल है। तो अगर हम क्या करें, केवल कैश की बात करें तो कैश प्राइस जो है आपका इसमें जो शामिल है वो 2000 मतलब वैसे शामिल आ रहा है, मेरे को कैलकुलेटर में पता चला है, मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो आपको बता दूं 2200 ये जो है ना 110 को रिप्रेजेंट करता है, यानी ब्याज को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और केवल रोकड़ की बात करें तो 100 को रिप्रेजेंट करता है, और ब्याज को जोड़ लें 10% तो 110 को रिप्रेजेंट करता है 2200। तो 110 से डिवाइड करिए, 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपका 200 जो निकल करके आएगा वो होगा ब्याज थर्ड ईयर का, ठीक है। अब जब दूसरे वर्ष का कंप्यूट करेंगे तो 2400 और उसमें जो 2000 आपका कैश वाला है वो जोड़ लीजिए, ठीक है। किस्त में जो कैश का हिस्सा शामिल है ब्याज को छांट करके वो जोड़ लीजिए, तो आपका 2000 आएगा। तो यानी 2400 प्लस 2000 यानी 6400 होगा, सॉरी 4400 होगा, ठीक है। और 4400 का फिर 110 से डिवाइड करिए, 10 से मल्टीप्लाई करिए, 400 फिर ब्याज दूसरे साल का आएगा। इसी तरह आप प्रथम वर्ष का करेंगे, 2600 में 2000 इसमें का द्वितीय वर्ष का ब्याज छांटने के बाद, और तृतीय वर्ष का ब्याज 200 छांटने के बाद, यानी 2000 ये 2 4000 और ये 2600 ये, तो आपका हो जाएगा 6600, ठीक है। और 6600 का फिर 110 से भाग दीजिए और 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो 600 ब्याज यहां निकल करके आएगा। तो 600 ब्याज यहां हो गया, 400 ब्याज यहां हो गया, 200 यहां हो गया, तो 6 4 10 2 1200, ठीक है। तो सब जोड़ लीजिए, आप ब्याज हटा दीजिए, तो 2000 2000 2000 यानी 6000 ये हो गया, और 2000 जो डाउन पेमेंट हुआ है तो उसमें भी तो ब्याज शामिल है नहीं, तो आपका 8000 टोटल निकल करके आएगा, सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा किराया क्रेता ह्रास काटता है। तो किराया क्रेता ह्रास काटता है, तो किस पर काटता है भाई, तो वो संपत्ति के रोकड़ मूल्य पर काटता है, बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है किस्त भुगतान पत्ति की दशा में विक्रेता द्वारा प्राप्य कुल ब्याज की राशि से क्रेडिट किया जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है सी, ब्याज उचलत खाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता की स्थिति क्या होती है। तो भाई वो स्वामी होता है, स्वामी होता है। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत भले ही वो बेली के जैसे ट्रीट किया जाए, लेकिन इसमें आपका स्वामी के जैसे ट्रीट किया जाता है, क्योंकि पोजेशन और ऑनरशिप दोनों एक ही साथ ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत यदि क्रेता पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो विक्रेता कर सकता है, तो माल की वापस प्राप्ति कर सकता है। यानी जितना किस्त पेड हुआ होता है उसको किराए के अनुसार समान मान लिया जाता है, अभी तक जो पेड किया रहता है, ठीक है। और बकाया किस्त के लिए संपत्ति वापस ले ली जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 यानी 52 कह रहा है किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु पर क्रेता का स्वामित्व हो जाता है। तो भाई किस्त भुगतान पद्धति में अनुबंध के समय ही हो जाता है, जबकि किराया क्रय पद्धति में ना जब अंतिम किस्त भुगतान किया जाता है तब होता है। तो किस्त भुगतान पद्धति कहाँ है, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, अनुबंध होते समय ही, यानी साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु के मूल्य का भुगतान होता है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है डी, सामयिक किस्तों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 यदि रोकड़ मूल्य 1 लाख है, लागत मूल्य 75,000 है, सूची मूल्य 1,30,000 है एवं बिक्री मूल्य 1,20,000 है, तो ब्याज उचंत खाता की राशि होगी। तो मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को भी होल्ड करता हूं, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए ये ओरली बता पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, टाइम भी ज्यादा लगेगा।
चलिए, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा क्वेश्चन का सीरीज इधर उधर हो गया है, तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है विदेशी शाखा की दशा में मुख्य कार्यालय और शाखा द्वारा लेखे रखे जाते हैं। तो आपका अपने अपने देश की मुद्रा में सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है विक्रय मूल्य पर 25% लाभ का अर्थ है लागत पर 33 सही 1/3%, यानी सी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 विज्ञापन तथा डूबत ऋण जैसे संयुक्त व्ययों के विभाजन का आधार होता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए, लागत यानी कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 शाखा खाता में सम्मिलित नहीं होगा। शाखा खाता में सम्मिलित नहीं होगा, तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है डी, अशुद्ध ऋण सम्मिलित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 स्वतंत्र शाखा वह शाखा है जो, ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। उपयुक्त सभी स्वयं के लेखे पर माल क्रय करती है, बड़े पैमाने पर व्यापार करती है, कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है, करे देनदार पद्धति में शाखा खाता होता है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सी, नाम मात्र खाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है शाखा समायोजन खाता बनाया जाता है। तो आपका आश्रित शाखा के प्रधान कार्यालय द्वारा बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है ना अंतिम स्कंद की राशि ज्ञात करने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है सी, स्मरण स्कंद खाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है शाखा समायोजन खाते की प्रकृति होती है। तो आपका जो सही ऑप्शन है बी, व्यक्तिगत खाते की, ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है ऐसे व्यय जो विभागीय नहीं है को लिखा जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है सी, सामान्य लाभ हानि खाता में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है जब सभी विभागों के खाते साथ साथ स्तंभ रूप में रखे जाते हैं तो यह जाना जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है लदान ज्ञात कीजिए जो बीजक मूल्य का 20% है यदि माल की लागत 40,000 है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर लेंगे, 40,000 गुणे 20/80 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 40,000 आपका, देखिए, बीजक मूल्य मान लीजिए 100 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ठीक है, 100 को रिप्रेजेंट करता है, और चूंकि लागत जो हमारी है वो मान लीजिए 80 को रिप्रेजेंट करती है, तो 40,000 अपान 80 गुणे 20, तो आपका जो निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, तो आएगा 10,000। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 यदि विभाग एक्स की सकल लाभ की दर लागत 25% है और 6 लाख की बिक्री पर सकल लाभ की राशि होगी। तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 6 लाख गुणे 25/125, ठीक है। देखिए बिक्री जो है ना वो 125 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और चूंकि जो हमारा 25% दिया है वो लागत पर दिया है, तो इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, 6 लाख जो है 125 को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए 125 से डिवाइड कर देंगे और 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको लाभ की राशि पता चल जाएगी 1,20,000, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 विभागीय खातों में ऋण पर ब्याज दर्शाया जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है पता नहीं है मेरे को, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 विभाग स्थित होते हैं। तो विभाग स्थित होते हैं कहां पर, ए, एक ही स्थान पर, सेम प्लेस, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58 विभागीय लेखांकन सुविधा प्रदान करता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी व्यापारिक
परिणामों की तुलना, बुद्धिमत्तापूर्ण नियोजन और नियंत्रण, विभागीय निष्पादन का मूल्यांकन। तो डी वाला ऑप्शन सही है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा है प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो फ्रेंड्स 1909 में, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही है। प्रांतीय दिवालिया अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो ये 1920 में, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। कह प्रबंधक का अदत्त वेतन 40 रुपए कौन से लेनदारों में शामिल किया जाएगा? तो ए असुरक्षित वाले में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। कह रहा है न्यूनतम खाते अगला क्वेश्चन आपका 93 कह रहा है न्यूनतम खाते में दिखाए गए सभी लाभ तथा हानियां संबंधित होती हैं। तो आपका व्यापार प्रारंभ करने की तिथि से, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। कह रहा है निम्न में किस लेनदार को प्राथमिकता प्रदान की जाती है लेकिन कोई सुरक्षा नहीं? तो आपका जो सही ऑप्शन वह है डी, पूर्वाधिकार। इनको प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं लेकिन सिक्योरिटी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 95। सूची को कौमी खाता के रूप में दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आपको बता दें यहां पर जो सूची है ना, आपका सूची ए बी सी डी, ठीक है। तो ए में आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिखाया जाता है, बी में फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिखाया जाता है, सी में पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर को दिखाया जाता है और डी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को दिखाया जाता है, ठीक है। और लिस्ट ई में जो है आपकी एसेट्स वाले की बात करो, वो लायबिलिटी का था, जो चारों था ना वो लायबिलिटी का था, ठीक है। अब एसेट्स वाले की बात करें तो लिस्ट ई एफ जी एच होता है, ठीक है। लिस्ट ई में प्रॉपर्टी होती है, लिस्ट एफ में बुक डेप्ट्स होता है, लिस्ट जी में बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और डी में डिफिशियंसी होती है, एच में डिफिशियंसी होती है। तो यानी आपका डी वाला ऑप्शन सही है, एच, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। कह रहा कि पूर्वाधिकार लेनदार दिखाए जाते हैं। तो पूर्वाधिकार लेनदार दिखाए जाते हैं वो सूची डी में दिखाए जाते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मद दिवालिया की स्थिति विवरण में नहीं दिखाई जाती है? तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए, कैपिटल को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। प्रेसिडेंसी दिवालिया अधिनियम लागू नहीं होता है। तो कहां नहीं लागू होता है भाई? तो ये आपका दिल्ली में लागू नहीं होता है, ठीक, केवल मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में लागू होता है।